बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मलिक अमीर मोहम्मद फ्राम GCT मियांवाली। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है, आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, वैरेगनन थ्योरम और दूसरा है इक्विलिब्रियम के बारे में। तो पिछले लेक्चर में, ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने 2-3 टॉपिक पढ़े थे। एक दफ़ा मैं उनको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, फिर हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। उसमें पहले हमने ये टॉपिक पढ़े थे जिसके अंदर था नॉन कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कंकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस और फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली वो लेक्चर चेक कर लें और उनके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वैरेगनन थ्योरम। तो वैरेगनन थ्योरम को सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ all forces about a point is equal to the moment of the resultant about the same point। या अगर हम इसमें उर्दू में बात करें तो किसी जिस्म पर अमल करने वाली कंकरेंट फोर्सेस का किसी पॉइंट ओ के गिर्द मोमेंट्स का मजमूआ इन फोर्सेस की रिजल्टेंट फोर्स के इसी पॉइंट ओ के गिर्द मोमेंट के बराबर होता है। तो अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि साथ साथ इसकी जो स्टेटमेंट होती है, आपने कोशिश ये करनी है कि स्टेटमेंट के अंदर इसको इसी तरह याद करना है। तो इस स्टेटमेंट को मैं सामने रख कर इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक सबसे पहले हम कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस ले लेते हैं। नॉन कंकरेंट फोर्सेस कोई भी ले सकते हैं। मसलन कुछ फोर्सेस हैं, एक फोर्स इस तरह है, एक फोर्स अपवर्ड अमल कर रही है, कोई डाउनवर्ड कर रही है। इस तरह इसका नाम रख लेते हैं F1, F2 और ये F3। ये ऐसी फोर्सेस हैं जो पैरेलल हैं लेकिन नॉन कंकरेंट है। तो अब एक और फोर्स ले लेते हैं, F4। ये आपके पास एक सपोज कर लें एक रॉड है जिसके ऊपर ये फोर्सेस लग रही है। हम पिछले चैप्टर में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है तो उसके ऊपर जितने भी मोमेंट होंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, वो आपस में इक्वल होते हैं। मसलन अगर हम इस पॉइंट को इस किस्म का हमने न्यूमेरिकल भी पीछे किया हुआ है कि अगर हम इसको फिक्स कर दें यहाँ पर और इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर लें, यानी अगर ये बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है तो ये इसका होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये फोर्स F1 उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में क्लॉकवाइज इसको रोटेट करा रही है। दूसरी फोर्स F2 उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रही है। तीसरी फोर्स F3 भी उसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रही है। तो इन सब का हमने मोमेंट निकालना है। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस हैं, F1, F2, F3, F4, ये फोर्सेस हैं, इनके मोमेंट्स निकालना है। मोमेंट का फार्मूला क्या होता है पहले हम पढ़ चुके हैं कि मोमेंट जो होता है उसको M से ज़ाहिर करते हैं और वो होता है R और F, R क्रॉस F, और इसको अगर हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, आर एफ साइन थीटा होता है, तो थीटा नॉर्मली हम 90 डिग्री लेते हैं, साइन 91 होता है,
तो मोमेंट आ जाता है आर एफ। ये आपके पास जो है m इज़ इक्वल टू आर एफ, ये मोमेंट आ जाता है। तो अब इस मोमेंट को अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, इनके मोमेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास ये फोर्स तो है, फोर्स के साथ डिस्टेंस भी चाहिए। तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहाँ से डिस्टेंस एक ये डिस्टेंस ले लेते हैं r1, और f2 का डिस्टेंस भी यहाँ से लेंगे तो ये डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे f2 का, और f3 का डिस्टेंस भी हम यहाँ से लेंगे, ये डिस्टेंस भी हम यहाँ से ले लेते हैं, ये f3 का, ये r2 आ जाएगा, ये r3 आ जाएगा। तो ये 3 डिस्टेंसेस हैं, हमें r और f दो चीज़ें चाहिए, r1 और ये डिस्टेंस यहाँ तक। अगर ये फोर्स f है, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो फिर ये इसको हम f4 को कंसिडर नहीं करेंगे, f1 को कंसिडर करेंगे। ये कौन सा है, ये इसको रोटेट करा रहा है, ये फोर्स जो है इसको क्लॉकवाइज की तरफ, और ये वाली फोर्स जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, ये वाली फोर्स जो है ये भी इसको क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट करा रही है। तो अब वैरेगनन थ्योरम के मुताबिक अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ फोर्सेस, इन सारी फोर्सेस का जो मोमेंट्स होंगे उनका सम लेना है, वो किसके इक्वल होगा, इज़ इक्वल टू अबाउट अ पॉइंट ओ, इसको पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं, इज़ इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट, द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट, यानी इस सारे का जो रिजल्टेंट होगा वो उसके इक्वल होता है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट जो है वो f ले लेते हैं, तो इसका रिजल्टेंट बन जाता है, या इसको क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ले लें, या इसको इस तरह कर लें कि क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं, और इसको फिर ये भी क्लॉकवाइज है, जो क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव ले लें, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लें, और इस तरह जो है उनका जो सम होगा उस सम को इस पूरे मोमेंट के बराबर होगा। मसलन हम मोमेंट ले लेते हैं आर एफ, ये टोटल मोमेंट है इसका। अब इस मोमेंट में ये किसके इक्वल होगा, F1 और ये R1 F1। अब ये क्लॉकवाइज है तो इसको हम प्लस लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको माइनस ले लेंगे, R2 और साथ आ जाएगा F2। ये फिर क्लॉकवाइज है तो इसको प्लस ले लेंगे, R3 F3। तो अब इन सारों का जो मोमेंट है, अलग-अलग हमने मोमेंट निकाला है F1 का, F2 का और F3 का, इन सारों का जो टोटल मोमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, इस पूरे सिस्टम के मोमेंट के बराबर होगा। यानी इस पूरे सिस्टम को मोमेंट अगर हम जिस डायरेक्शन में भी लेके जाना चाहते हैं, अपवर्ड भी कर सकते हैं इस सिस्टम को या डाउनवर्ड भी, तो जिस डायरेक्शन में भी हम इसको लेके जा रहे हैं तो उनके सारे का मोमेंट उसके इक्वल होगा। तो अब इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन को भी आपने जहन में रखना है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट, अलजेब्रिक सम मीन इन सारों को हमने सम करना है, किस चीज़ का, ऑल द मोमेंट, ये मोमेंट है, मोमेंट 1, मोमेंट 2, मोमेंट 3। अलजेब्रिक सम का मतलब ये होगा कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, उन सारों का सम आ जाता है। ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट, ये पॉइंट ओ आ गया, अबाउट अ फिक्स पॉइंट कह लें, अबाउट अ पॉइंट ओ, ये पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, यहाँ किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं। इस किस्म का न्यूमेरिकल आपने पहले किया हुआ है पिछले चैप्टर में। इज़ इक्वल टू सम ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। तो ये इसका जो इन सारों का जो सम होगा या इन सारों का जो रिजल्टेंट होगा उसी पॉइंट के गेट जितना मोमेंट होगा टोटल मोमेंट, तो उसके इक्वल होगा। अब ये तो हमने जस्ट 3 फोर्सेस के एग्जांपल के लिए ली हैं। अगर हम ज़्यादा फोर्सेस लें, n फोर्सेस भी ले सकते हैं, तो n फोर्सेस का जो टोटल मोमेंटम होगा या n फोर्सेस का जो टोटल मोमेंट होगा m, वो किसकी इक्वल होगा, वो हो जाएगा m1 मोमेंट एक फोर्स का, इसी तरह दूसरी फोर्स का मोमेंट,
इसी तरह तीसरी फोर्स का मोमेंट, और जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर n फोर्सेस हैं तो n फोर्सेस के मोमेंट के बराबर होगा। तो इस तरह हमारा वैरगनन थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है कि सारी मोमेंट्स का सम जो है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट of all the forces about a point is equal to the moment of the resultant about same point। उस सेम पॉइंट के अराउंड या जितना मोमेंट होगा, टोटल मोमेंट होगा, इन सारी फोर्सेस या इन सारी फोर्सेस के मोमेंट के सम के इक्वल होगा। या अगर हम उसमें इस तरह बात करें कि किसी जिस्म पर अमल करने वाली कंकरेंट फोर्सेस, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कंकरेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को कट ना करें, तो वो कंकरेंट फोर्सेस हैं। लिहाजा ये सारी कंकरेंट फोर्सेस हैं किसी पॉइंट ओ के गिर्द। ये पॉइंट ओ है, मोमेंट्स का मजमूआ। अब ये मोमेंट्स हैं, कोई क्लॉकवाइज मोमेंट है, कोई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स है, इनका मजमूआ इन फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स के उसी पॉइंट ओ के गिर्द मोमेंट्स होगा। अब ये रिजल्टेंट मोमेंट है जो इस पॉइंट के गिर्द है, जो इस पॉइंट ओ के गिर्द, इनका जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो इस तरह मैंने आपको दोनों तरीक़ों से, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप इनमें से जो अटैम्प्ट करेंगे उसको आप याद करें, बुक में से देखें उसके, और उसकी स्पेशली इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसके मुताबिक होनी चाहिए। इसके अंदर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखेंगे, हाँ इसके अंदर इसकी जो वजाहत है या एक्सप्लेनेशन है उसमें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि अगर इसका मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ इक्विलिब्रियम की तारीफ। अगर कोई जिस्म साकिन हो या यकसा वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो तो ये जिस्म इक्विलिब्रियम हालत में होता है, या किसी जिस्म का एक्सेलरेशन सिफर हो तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर कोई जिस्म साकिन है, इसकी मिसाल हम यही दे सकते हैं कि अगर कोई बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती हैं, दो किस्म की फोर्सेस लग रही होती हैं। एक इसका वेट है जो नीचे की तरफ अमल करता है, और एक इसका रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ टेबल, जो ऊपर की तरफ अमल कर रहा होता है। तो जब ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाएं, रिएक्शन और वेट, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। सेकेंडली जो है इसकी दो सेकंड कंडीशन है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तो इसकी टाइप थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस अमल को हम, या इस एग्जांपल को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी लिख सकते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, तो इस सिचुएशन में इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर एक बॉडी मोशन में है और वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ आ रही है, मसलन हम इसकी एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं कि अगर एक ट्रूपर है, पैराशूट है, जो नीचे की तरफ यहाँ पर कोई वेट कह लें या कोई पर्सन है जो नीचे की तरफ आ रहा है, फॉल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड है, और एयर का जो एयर रेजिस्टेंस कह लें या एयर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ये ऊपर की तरफ वो एक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो बॉडी जो होगी वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत में है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, और अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। तो इस तरह हमने इक्विलिब्रियम के बारे में और वैरगनन थ्योरम के बारे में आज पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आपने जो है इनको पढ़ना है, इसको याद करना है, और ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ें तो आपको ये चीज़ें याद हों। अल्लाह हाफ़िज़।